जावा इंडोनेशियाई द्वीप समूह का एक द्वीप अपने हरे भरे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के लिए प्रसिद्ध था। ये जंगल न केवल लुभावनी सुंदरता का नजारा थे, वे द्वीप की जीवन रेखा थे। उन्होंने लाखों लोगों को जीविका, आश्रय और जीवन का एक तरीका प्रदान किया। हालांकि सदियों से जावा के परिदृश्य में एक नाटकीय परिवर्तन आया है। आज यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले द्वीपों में से एक है। इसके जंगलों को बड़े पैमाने पर फैले शहरों और कृषि भूमि से बदल दिया गया है। यह निबंध इस परिवर्तन की कहानी में तल्लीन करता है, उन ऐतिहासिक ताकतों का पता लगाता है जिन्होंने जावा के जंगलों को आकार दिया है। जावा के जंगलों की कहानी अपने लोगों के इतिहास से गहन रूप से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल से समुदाय जंगलों के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। इन समुदायों ने वन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जटिल ज्ञान प्रणालियों का विकास किया। हालांकि 16वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन ने इस रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। डच मसालों और अन्य समृद्धि के वादे से आकर्षित होकर जावा में अपनी उपस्थिति स्थापित की। औपनिवेशिक प्रशासन जंगलों को मुख्य रूप से राजस्व और कच्चे माल के स्रोत के रूप में देखता था। इसने गहन शोषण के दौर की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसके पर्यावरण और जावा के लोगों दोनों के लिए दूरगामी परिणाम हुए। 1602 में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जावा के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में समय बर्बाद नहीं किया। यूरोप में जहाज निर्माण और निर्माण के लिए अत्यधिक बेशकीमती लकड़ी एक प्रमुख निर्यात वस्तु बन गई। एक बार पवित्र सागौन के जंगलों को व्यवस्थित रूप से काट दिया गया और डच साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भेज दिया गया। कंपनी ने वन प्रबंधन की नई प्रणालियां पेश की, जिसका उद्देश्य लकड़ी की निकासी को अधिकतम करना था। ये प्रणालियां अक्सर पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं की अवहेलना करती थीं, जिससे जंगलों का अत्यधिक शोषण और क्षरण होता था। इस बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का प्रभाव जल्द ही पूरे द्वीप में महसूस किया गया। वन आवरण के नुकसान से मिट्टी का कटाव हुआ, बाढ़ में वृद्धि हुई और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई। इसने पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को भी बाधित किया। वन्य जीव आबादी और जंगलों पर निर्भर समुदायों की आजीविका को प्रभावित किया। इस अवधि ने जावा के जंगलों पर एक लंबे और जटिल संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसा संघर्ष जो आज भी जारी है। 19वीं शताब्दी में जावा का सीधा नियंत्रण संभालने वाली डच सरकार ने वन शोषण की नीति को जारी रखा। वे जंगलों को राजस्व के स्रोत और स्थानीय आबादी पर नियंत्रण रखने के साधन के रूप में देखते थे। उन्होंने नए कानून और नियम लागू किए, जंगलों तक पहुंच को प्रतिबंधित किया और वन उत्पादों पर कर लगाया। इन नीतियों के कारण अक्सर स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष होते थे, जो तेजी से हाशिए पर थे और अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित थे। जावा के जंगलों में रहने वाले कई समुदायों में कलंग लोग पर्यावरण के साथ अपने अद्वितीय संबंध के लिए जाने जाते हैं। वानिकी और लकड़ी के काम में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले कलंग पारंपरिक रूप से मध्य जावा के सागौन के जंगलों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। वन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में उनका ज्ञान अद्वितीय था। वे विभिन्न वृक्ष प्रजातियों के विकास पैटर्न, जैव विविधता के महत्व और जंगल के भीतर मौजूद नाजुक संतुलन को समझते थे। सदियों से कलंग जंगलों के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, स्थायी कटाई के तरीकों का अभ्यास करते थे, जो सागौन के पेड़ों के पुनर्जनन को सुनिश्चित करते थे। वे अपनी जरूरत की चीजें ही लेने में विश्वास करते थे, जंगल की आत्माओं का सम्मान करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी श्चेद्रत से लाभान्वित हों। हालांकि डचों के आगमन ने जीवन के इस तरीके को बाधित कर दिया। कलंग के कौशल और ज्ञान को पहचानते हुए डच औपनिवेशिक प्रशासन ने शुरू में उन्हें अपने लॉगिंग कार्यों में नियुक्त किया। हालांकि उन्होंने कलंग के पारंपरिक अधिकार और स्वायत्तता को कम करते हुए सख्त नियमों और नियंत्रणों को भी लागू किया। कलंग को डच वनवासियों की देखरेख में काम करने के लिए मजबूर किया गया था, जो अक्सर स्थिरता पर लकड़ी की निकासी को प्राथमिकता देते थे। इससे कलंग में आक्रोश और प्रतिरोध पैदा हुआ, जिन्होंने देखा कि उनके जंगलों का शोषण एक विदेशी शक्ति के लाभ के लिए किया जा रहा है। सेक्शन 4, वैज्ञानिक वानिकी इतना वैज्ञानिक नहीं। 19वीं सदी के अंत में डच औपनिवेशिक प्रशासन ने जावा में वैज्ञानिक वानिकी की अवधारणा पेश की। यूरोपीय मॉडल पर आधारित इस प्रणाली का उद्देश्य निरंतर लकड़ी उत्पादन के लिए जंगलों का प्रबंधन करना था।
इसमें जंगलों को ब्लॉकों में विभाजित करना, सागौन जैसी व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजातियों के मोनोकल्चर रोपण और सख्त कटाई चक्रों को लागू करना शामिल था। जबकि यह प्रणाली कागज पर कुशल दिखाई दे सकती है, लेकिन इसके कई अनपेक्षित परिणाम हुए हैं। मोनोकल्चर वृक्षारोपण पर जोर देने से जैव विविधता का नुकसान हुआ, जिससे जंगल कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए। सख्त कटाई चक्र अक्सर जंगल के प्राकृतिक उत्थान पैटर्न की अनदेखी करते हैं, जिससे मिट्टी का क्षरण होता है और पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में गिरावट आती है। इसके अलावा इस प्रणाली ने स्थानीय समुदायों के लिए जंगलों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को नजरअंदाज कर दिया। वैज्ञानिक वानिकी के कार्यान्वयन ने कलंग और जंगल पर निर्भर अन्य समुदायों को और हाशिए पर धकेल दिया। उनके पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को अवैज्ञानिक बताकर खारिज कर दिया गया और उन्हें वन प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से अक्सर बाहर रखा गया। इससे स्थानीय समुदायों और उन जंगलों के बीच बढ़ती दूरी पैदा हुई, जिन्हें उन्होंने कभी पीढ़ियों से स्थायी रूप से प्रबंधित किया था। सेक्शन 5, विश्व युद्ध, भूमि पर निशान। 20वीं शताब्दी के 2 विश्व युद्धों का जावा के जंगलों पर गहरा प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में इंडोनेशिया पर जापानी कब्जे के दौरान युद्ध के प्रयासों की मांगों को पूरा करने के लिए जंगलों का भारी दोहन किया गया था। निर्माण, ईंधन और अन्य सैन्य उद्देश्यों के लिए लकड़ी की भारी मांग थी। जापानियों ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि भूमि के लिए जंगलों की सफाई को भी प्रोत्साहित किया। गहन शोषण के इस दौर ने जावा के परिदृश्य पर एक स्थायी निशान छोड़ा। जंगल के बड़े क्षेत्र नष्ट हो गए और शेष जंगल खराब हो गए। युद्ध के बाद की अवधि नई चुनौतियां लेकर आई। नव स्वतंत्र इंडोनेशियाई सरकार आर्थिक कठिनाई और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की आवश्यकता का सामना करते हुए राजस्व के लिए लकड़ी के निर्यात पर निर्भर रही। इससे और अधिक वनों की कटाई हुई और शेष वनों का क्षरण हुआ। सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रवास कार्यक्रमों को भी लागू किया। लोगों को जावा जैसे घनी आबादी वाले द्वीपों से सुमात्रा और कालीमंतन जैसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित किया। हालांकि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी को कम करना और जनसंख्या के दबाव को कम करना था, लेकिन अक्सर कृषि और बस्तियों के लिए जंगलों की सफाई होती थी, जिससे वनों की कटाई में और योगदान होता था।